गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 9th क्लास के लिए एसएस में इकोनॉमिक्स का जो हमारा सेकंड जो लेसन है संसाधन के रूप में लोग, इसके आज टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। यानी संसाधन के रूप में लोग, जो लोग हैं वो संसाधन के रूप में कैसे काम करते हैं। तो देखो, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। यानी जो किसी भी कार्य में लगे हुए जो लोग हैं उनको बारे में बताने का तरीका है। भूमि, पूंजी, श्रम किसी देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं, क्योंकि ये आगे उत्पादन में सहायता करते हैं, परंतु वास्तव में मानव पूंजी इन सभी संसाधनों में श्रेष्ठ है। मानव संसाधन भूमि, पूंजी जैसे साधनों का कुशलता से प्रयोग कर सकते हैं। भूमि व पूंजी जैसे संसाधन स्वयं कार्य नहीं कर सकते। यानी जो लोग हैं वो ही इन संसाधनों का यूज कर सकते हैं। अगर भूमि है, अगर लोग होंगे तभी भूमि का यूज होगा। पूंजी है, पैसा है, तो पैसे का तभी यूज होगा अगर लोग उसको चलाएंगे, अगर लोग उसका प्रयोग करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा संसाधन जो है वो लोगों को माना गया है। लोग ही इन सब से जो है उत्पादन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। सेकंड है हमारा मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों में कैसे भिन्न है। यानी दोनों में अंतर बताना है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी में। पहला देखिए, मानव संसाधन उत्पादन का एक सक्रिय साधन है, क्योंकि ये रेगुलर जो है मानव काम करता रहता है। यह उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, क्योंकि जो भौतिक है, कोई भूमि है, पूंजी है, पैसा है, तो वो एक निष्क्रिय है। यानी वो अपने आप नहीं चल सकता। जब तक मानव उसका यूज नहीं करेगा तब तक वो काम नहीं कर सकता, वो निष्क्रिय है। यह उत्पादन का प्राथमिक साधन है। मानव जो है वो प्राथमिक साधन है। मानव होगा तो काम होगा। यह उत्पादन का द्वितीय साधन है। यानी मानव पहला और भौतिक द्वितीय साधन है। यह भूमि व पूंजी का प्रयोग कर सकता है। यह स्वयं अपने आप का प्रयोग नहीं कर सकते। मानव ही इसका प्रयोग कर सकता है, यह अपने आप कोई प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु मानव अपना प्रयोग खुद कर सकता है। थर्ड है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। पहला है शिक्षा आर्थिक और सामाजिक विकास का मुख्य साधन है। ये मानव का आर्थिक विकास करती है और सामाजिक विकास करती है। सेकंड है शिक्षा विज्ञान और तकनीक के विकास में भी सहायता करती है। शिक्षा श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाते हैं, यानी काम करने की जो कुशलता है उसको बनाता है, यानी उसको एक्सपर्ट बनाता है काम करने में। शिक्षा लोगों की मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करता है, यानी उसकी मानसिक बौद्धिक जो क्षमता है, मन की जो क्षमता है, उसको वो बढ़ाता है, उसकी ताकत को बढ़ाता है। शिक्षा राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, प्राकृतिक गुणवत्ता को बढ़ाती है और प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि करती है। तो ये शिक्षा का महत्व है। फोर्थ क्वेश्चन है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल जीवन जीना नहीं है। इसमें केवल व्यक्ति की भौतिक स्वास्थ्य ही शामिल नहीं होता, परंतु इसमें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण भी शामिल। यानी व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा, तभी वो स्वास्थ्य माना जाएगा। अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों की कार्यकुशलता, अगर स्वस्थ है तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है। अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों को ज्ञान अर्जन क्षमता को बढ़ाता है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता है अगर वो स्वस्थ होगा तो। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की भूमिका। अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों की कुशलता को बढ़ाता है। अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों के ज्ञान अर्जन करने की क्षमता, वही बात इसमें आ गई है कि स्वास्थ्य मानव के लिए कितना जरूरी है। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों में किस तरह है कि विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि से जुड़ी हुई सारी क्रियाएं आएंगी, चाहे वो पशुपालन है, चाहे वो मत्स्य पालन है, चाहे वो कृषि करना है। जैसे ये है वानिकी,
मत्स्य वानिकी यानी वन लगाना, मत्स्य पालन मछली को पालना, खनन कोई चीज़ खोद कर निकालना, डेयरी जिसमें हम पशुओं को पालते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र का जो कार्य है उसको विनिर्माण करना, जैसे वे क्रियाएं जिसमें उत्खनन व विनिर्माण शामिल है। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को द्वितीय क्षेत्र में बदला जाता है। ये मशीनों के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा ये काम हो सकता है। इसके उदाहरण है विनिर्माण और उत्खनन। तृतीय, वे सभी क्रियाएं इसमें आती हैं जो इन दोनों क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है, यानी इनमें जो लगने वाले व्यक्ति हैं, इनमें जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो तीसरे क्षेत्र में आते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग में लगे हुए व्यक्ति सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इसके बाद 7वां क्वेश्चन हमारा आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह करती है, यानी वस्तुओं का और सेवाओं का। गैर आर्थिक क्रियाओं में वस्तुओं और सेवाओं का कोई प्रवाह नहीं होता। आर्थिक क्रियाएं होती है जो पैसे के लिए काम किया जाता है। गैर आर्थिक क्रियाएं होती है जो पैसे के लिए या बाजार के लिए जो क्रियाएं नहीं की जाती। जब आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था प्रगति में है। गैर आर्थिक क्रियाओं में होने वाली कोई भी वृद्धि अर्थव्यवस्था की प्रगति का निर्धारक नहीं है। आर्थिक क्रियाओं से वास्तविक और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। गैर आर्थिक क्रियाओं में कोई राष्ट्रीय आय या व्यक्तिगत कोई वृद्धि नहीं होती। महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? बहुत सी महिलाएं अकुशल श्रमिक होती है, यानी वो काम करने में एक्सपर्ट नहीं होती। बहुत सी महिलाएं अपने घर द्वार से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती। महिलाओं में साक्षरता दर बहुत निम्न थी। महिलाएं अधिकतर ऐसे कार्यों में कार्यरत थी जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं है, यानी परमानेंट नौकरी जहां नहीं मिलती। तो ये कुछ कार्य हैं जो वो निम्न वेतन वाले कार्यों में लगी रहती हैं। बेरोजगारी शब्द, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते, यानी जिस मजदूरी दर पर वो काम करना चाहते हैं तो उतनी मजदूरी दर उनको नहीं मिलती, या जिस काम को वो करना चाहते हैं वो काम उनको नहीं मिलता, तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी केवल श्रम बल या जनसंख्या में विद्यमान रह सकती है जिसकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है, यानी जो बेरोजगार व्यक्ति है 15 से 59 वर्ष के बीच में वो माने जाते हैं। तो ये आज हमने कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन किए हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो आप इससे पूछ सकते हैं, इसमें कन्फर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।